एक बार ना बीच में हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। और मैं आप लोगों को बच्चे एक और चीज बता देना चाहती हूँ, समय की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए ये आप लोगों का आज का इंग्लिश के लेक्चर्स का सबसे लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें बच्चों हम लोग पोएट्स एंड पैनकेक्स नाम के चैप्टर को आज ही बिल्कुल गो गोआ गॉन करके बिल्कुल खत्म कर देंगे। अंजलि बच्चे, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। क्योंकि आज हम लोग आ गए हैं हमारे परिश्रम बैच के फाइनली लास्ट लेक्चर में। और बच्चे अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एक बुरी चीज ये हो रही है कि जस्ट डॉट 7:30, ठीक है, जस्ट डॉट 7:30 आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास है, तो इसीलिए हमें क्लास को आज टाइम पर खत्म करना पड़ेगा। और सरप्राइजिंगली बच्चे हमारा चैप्टर भी थोड़ा लंबा है आज का, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग हमारे चैप्टर को टाइम से खत्म कर दें। एंड इसके बाद बच्चे आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएंगे आपके रिवीजन क्लासेस सून। एक बार जैसे ही आपका सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स में खत्म हो जाता है बच्चों, उसके बाद आप लोगों के लिए आपके रिवीजन लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आपके रिवीजन लेक्चर्स होंगे बच्चे, तो प्रोबेबली आपको हम फिर मिलेंगे और फिर हम बाकी आपकी पढ़ाई की रिवीजन करेंगे। तो नमस्ते भाई, नमस्ते। आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या आप सब लोग आपके लास्ट परिश्रम लेक्चर के लिए रेडी हैं? इफ यू गाइस आर रेडी, सेंड मी अ थम्स अप ताकि हम लोग हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी कमेंट करता हूं। हाँ बच्चे, रिवीजन क्लास होंगे, जरूर होंगे। रिवीजन स्टार्ट होगा पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी एक बार सबका सिलेबस खत्म हो जाए, रिवीजन शेड्यूल बन जाए, फिर रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, ओके ग्रेट। तो सब बच्चे रेडी हैं आज की क्लास के लिए। आप सब लोगों ने बच्चे कल का पिछला विजेता देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने फ्लेमिंगो के चैप्टर्स करे थे और पोएट्स एंड पैनकेक्स भी उसी में कवर कर लिया था। अब बच्चे एक विजेता कल आने वाला है, जिसके अंदर हम लोग विस्तास के सारे चैप्टर को कवर करेंगे। कल की क्लास बच्चे 5 बजे ही होगी, कल की क्लास 6 बजे नहीं होने वाली है। तो बेटा हमें कैजुअल लग रही हो तो क्या फर्क पड़ता है, कि फर्क पैदा है। कभी कभी कैजुअल भी लगना चाहिए, पूरे साल तैयार होकर आए, हीरोइन बनकर आए, आज नॉर्मल बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो आज बच्चे हम लोग करने वाले हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्रन। तो बच्चे इन्होंने ये चैप्टर लिखा था बताते हुए अबाउट हिज जेमिनाई स्टूडियो। ओहो, इन्होंने बच्चे ये चैप्टर लिखा था जेमिनाई स्टूडियोज के बारे में बताते हुए, जहां पर ये काम किया करते थे। और मैंने आप लोगों को लाइव के अंदर विजेता में बहुत सारी चीजों की डिटेल्स भी बच्चे बताई थी। हाय बेटा अंशुल। तो मैंने आपको बहुत सारी डिटेल्स भी बताई थी जिनके ऊपर आपको ध्यान देना था अपने पेपर के टाइम पर फ्रॉम दिस चैप्टर। तो बच्चे क्योंकि आज हमारे पास टाइम का थोड़ा शॉर्ट है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड खत्म किया था और आखिरी क्लास में बच्चे हम लोग क्या करने वाले हैं, पोएट्स एंड पैनकेक्स करने वाले हैं। चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे पोएट्स एंड पैनकेक्स के टॉपिक को। लेट मी चूज अ बेसिक वाला व्हाइट कलर, ऐसा कुछ हल्का सा शेड। ठीक है, अब बच्चे चैप्टर का नाम रखा गया है पोएट्स एंड पैनकेक्स। अरे वाह बेटा वाह, एकदम से तुमने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिया। पढ़ लो। तो कहानी है बच्चे पैनकेक के बारे में। आप लोगों ने, लड़कियों ने जिनको मेकअप करने का बहुत शौक होगा, वो बच्चे जानते होंगे कि, या लड़कियां स्पेशली जानती होंगी कि पैनकेक, आप लोग अभी कभी प्रोफेशनल मेकअप कराने जाओ तो वहां पर ना वो मुंह के ऊपर एक बेस लगाते हैं जिसे हम पैनकेक कहते हैं, और ये आज भी यूज होता है। तो बेसिकली बच्चे पैनकेक क्या है, ये एक ब्रांड का नेम है, बेसिकली एक मेकअप मटेरियल जो उस समय पे जेमिनाई स्टूडियोज में यूज किया जाता था। अब बच्चे उस समय पर जेमिनाई स्टूडियो वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टूडियोज इन मद्रास, एंड वहां पर वो बताते हैं कि इट यूज टू कम इन ट्रक लोड्स। तो बेसिकली वो लोग ये बताते हैं कि लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर पैनकेक जो था वो आया करता था। अब वो कुछ फेमस पर्सनालिटीज बताते हैं जिन्होंने इसको यूज किया होगा, जैसे ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट,
Miss Gohar must have used it. Vijayanti Mala must have also used it. But Rati Agnihotri may not have used, even heard of it. अब वो कहते हैं कि ग्रेटा गार्बो जैसे बड़े बड़े कैरेक्टर्स, उसके बाद वो बताती हैं कि विजयंती माला, मिस गौहर, इन सब लोगों ने ये पैनकेक कभी ना कभी यूज किया होगा, ठीक है, लेकिन हमारी जो अग्निहोत्री है, रति अग्निहोत्री, उन्होंने नहीं किया होगा। तो यहाँ पर बच्चे वो थोड़ा सा ह्यूमर डालते हैं कि सबने किया होगा, लेकिन रति अग्निहोत्री जो हमारी कोई इंडियन लेडी होंगी उन्होंने नहीं किया होगा। थोड़ा सा उस चीज को फनी बनाने के लिए उन्होंने ये बोला। तो बच्चे जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का, अब वो कहाँ पर था, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो कहाँ है। तो बच्चे मेकअप डिपार्टमेंट किसी भी स्टूडियो का बहुत मेजर पार्ट होता है, बिकॉज वहां पर उनके कैरेक्टर्स को, वहां पर उनके एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को तैयार कराया जाता है। तो वो बताते हैं जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियोज का, वो एक बिल्डिंग के अपस्टेयर्स में था, ठीक है, बिल्डिंग के फर्स्ट या सेकंड फ्लोर्स में था। एंड वो प्लेस जो थी बच्चे, इट इज बिलीव टू बी द रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल। तो बच्चे रॉबर्ट क्लाइव उस समय के एक बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे। उनका स्टेबल, मैम आपको इतना मिस किए जितना किया जा सकता था, लेकिन एक इंसान से कितना किया जा सकता था। ओहो हर्षित, वाह 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 वाह। तो अब वो कहते हैं इट इज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल, और वो बहुत जरूरी था बाय द क्योंकि वहां पर रॉबर्ट क्लाइव की कोई स्टेबल, बेसिकली आप कह सकते हो कि रेस्टिंग प्लेस, तो वहां पर रॉबर्ट क्लाइव जो था वो रुका हुआ था। तो दैट इज वाई दिस प्लेस हेल्ड अ वेरी इंपीरियल इंपॉर्टेंस। A dozen of other buildings in the city have also been his residence। तो वो कहते हैं ऐसी और बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर रॉबर्ट क्लाइव का घर हुआ करता था, बिकॉज ऑब्वियसली उस समय ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हमारी कंट्री में था। वो कहते हैं फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग बिसाइड फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल फालतू की डिटेल है, इट्स कंप्लीटली ऑफ नो यूज। अब वो कहते हैं इस थोड़े से टाइम के लिए, जिस टाइम में रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में रहे, उन्होंने बहुत सारा मूविंग किया, कभी एक जगह पे, कभी दूसरी जगह पे, कभी एक जगह पे, कभी दूसरी जगह पे। ही सेज उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी बैटल्स लड़ी हैं इन दी रिमोट कॉर्नर्स, मतलब बेसिकली फार अवे कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, एंड मैरिंग अ मेडन in Saint Church for क्या बोल गई मैं, marrying a maiden in Saint Mary Church in Fort Saint George in मद्रास। और उसके बाद उन्होंने सेंट मैरी से, ये मेडन थी, जैसे नन्स होती है ना, तो नन्स की जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग रेंज पे होती हैं उनको कहा जाता है बच्चे मेडन। तो उन्होंने सेंट मैरी चर्च से शादी कर ली थी, कहां पर, फोर्ट सेंट जॉर्ज में, मद्रास में। अब ये बिल्कुल वेग डिटेल है, इसका कोई यूज नहीं है, पेपर में कभी जिंदगी में इस पे सवाल नहीं आता। सवाल आता है मेकअप रूम के ऊपर कि मेकअप रूम दिखता कैसा था। तो बच्चे मेकअप रूम जो था ना, वो एक हेयर कटिंग सैलून जैसा दिखता था, जिसमें हर कॉर्नर पे, हर एंगल पे लाइट लगी हुई थी, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे। और उन लार्ज मिरर्स के अंदर जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो मेकअप करते थे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का, और वो दिखाते थे कि कैसे दिखते हैं। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, बेसिकली आप कह सकते हो बच्चे वो बिग लाइट जो मर्क्यूरी लाइट्स होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी आप किसी शूट पे गए हो, आपने कभी बैकग्राउंड देखा हो, बीटीएस देखा हो, तो जो बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं, उन्हीं लाइट्स के अंदर बच्चे वो काम करते थे। तो वो कहते हैं आप इमेजिन कर सकते हो वो लाइट्स की रोशनी आपके मुंह पर जब पड़ती होगी तो वो कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती होगी, ऑफ द फियरी मिजरी, कि कितनी ज्यादा हॉटनेस वो प्रोड्यूस करती थी, कि जब आपका मेकअप हो रहा है, आपके मुंह के ऊपर इतनी ब्राइट लाइट पड़ रही है और आपको गर्मी लग रही है उस लाइट से। He says उस समय पे ऐसी सिचुएशन थी। तो मेकअप डिपार्टमेंट को सबसे पहले हेड किया था एक बंगाली ने, ठीक है, और वो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, नेशनल इंटीग्रेशन, सबसे पहले एक बंगाली ने इसको रूल किया। जब बंगाली को लगा कि यार ये स्टूडियो के लिए तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, ये स्टूडियो तो मेरे लिए कुछ नहीं है, तो वो काम छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद बच्चे एक महाराष्ट्रियन आते हैं वहां पर काम करने के लिए, जो इस मेकअप डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। उसके बाद एक धरावर कानाडिगा यानी बेसिकली कन्नड़ का एक इंसान आता है, फिर एक आंध्रा का इंसान आता है, फिर एक मद्रास इंडियन आता है, फिर एक क्रिश्चियन आता है, एंग्लो बर्मीज आता है, और कुछ उसके बाद लोकल तमिल्स। तो ये सेज कि अलग अलग प्रजातियों के लोग, अलग अलग कल्चर्स के लोग जो थे, उन लोगों ने इनके मेकअप डिपार्टमेंट को संभाला है ही से। और यहाँ पर हमारे अशोका मित्रन कहते हैं कि इतने सारे लोगों के यहाँ पर होने की वजह से क्या था, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो बच्चे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है इस चैप्टर में से कि यहाँ पर इनका मेकअप डिपार्टमेंट नेशनल इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे था,
बिकॉज बच्चे यहाँ पर बंगाली, महाराष्ट्रियन, कन्नड़, आंध्रा, मद्रास इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज, लोकल तमिल्स से लेकर सारे के सारे लोग जो थे वो मिलकर यहाँ पे काम किया करते थे। वो कहते हैं, ये सब दिखाते हैं दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि लोगों में वो एकता का भाव, वो यूनिटी का भाव जो है वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, वो कहते हैं AIR ने दूरदर्शन शुरू करके ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम जब दिखाए थे कि देश प्रेम बढ़ाओ, देश प्रेम बढ़ाओ, ही सेज हमारा देश प्रेम उससे पहले ही बढ़ा हुआ था, हम सब लोगों को एक दूसरे से वैसे ही बहुत ज्यादा प्यार था, तो वहां पर हमें नेशनल इंटीग्रेशन दिखाने का कोई भी जरूरत नहीं थी। अब ये गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster। अब वो कहते हैं ये जो ग्रुप था इन मेकअप आर्टिस्ट का, ये लोग कुछ भी कर सकते थे, ये किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को, किसी भी सीधे साधारण दिखते आदमी को क्या कर देते हैं बच्चे, ये हिडियस लुकिंग क्रिम्सन मॉन्स्टर, तो रेड कलर का मॉन्स्टर ये लोग उसको बना देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं एक नॉर्मल सा इंसान ये इतना ज्यादा डरावना क्रिएट कर देते हैं, कोई कहने की हद नहीं। उसको देखकर आपको ऐसे लगेगा कि भैया भूत आ गया हमारे सामने, इतना डरावना मेकअप कर करके झांकी बना देते हैं उसकी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक एंड नंबर ऑफ अदर लोकली मेड लोशंस एंड पोशंस। जब उनका मेकअप करने आते हैं तो उनका चेहरा ऐसा रंग देते हैं, ऐसा पोत देते हैं कि देख के आपको लगे कि भैया क्या आ गया सामने ये। अब वो कहते हैं ये उन दिनों की बात है जब शूटिंग मेनली इंडोर की जाती थी, बाहर के शूट्स नहीं होते थे। सिर्फ 5% मूवी के सीन्स ऐसे थे जो बाहर आउटडोर शूट किए जाते थे, बाकी 95% मूवी जो थी बच्चे वो किसी भी इंडोर एरिया में शूटिंग की जाती थी। तो यहां पर वो बताते हैं कि उस समय पे जो सेट और स्टूडियो लाइट्स थी ना, वो चाहते थे, मतलब वो मेकअप का डिपार्टमेंट की सेटिंग ही ऐसी थी, जब आप अपनी मूवी बनाने जाते हो तो वो क्योंकि इंडोर शूटिंग कर रहे हैं, सेट बना रखा है पीछे, वो गाने बज रहे हैं अच्छे अच्छे, ठीक है, और पीछे बना रखा है उन्होंने नकली सेट, ओपन में नहीं हो रहा, रियलिटी में नहीं हो रहा। तो इसे वहां पर उस समय पे डिमांड यही थी कि जो मेकअप लोग के जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, गर्ल्स एंड बॉयज हैं, उनको जान के आपको झांकी बनाना है, जान के आपको उन्हें अगली बनाना है, ताकि जब वो कैमरा के सामने आए तो कैमरा अपने आप उनके लुक को थोड़ा प्रेजेंटेबल कर लिया करता था। ठीक है, तो इसीलिए उस समय पे इनको भूत बनाना बहुत अच्छा लगता था कि भैया इनको बहुत ज्यादा तैयार कर दो और बहुत ज्यादा इन्हें ऐसे बना दो ताकि जब ये कैमरा के सामने जाएं तो अपने आप नॉर्मल लगने लगे। अब बच्चे उस टाइम पे वो बताते हैं एक स्ट्रिक्ट हायरार्की, बेसिकली आप कह सकते हो कि एक जॉब लेवल मेंटेन करके रखा जाता था कि सबसे ज्यादा काम कौन करेगा, उससे कम काम कौन करेगा। तो इस मेकअप डिपार्टमेंट में एक हायरार्की हुआ करती थी। जो चीफ मेकअप मैन था वो मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस का मेकअप करता था। ठीक है, जो उन्हें क्या बनाता था, उन्हें भूत बनाता था। सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो और सेकंड हीरोइन को पागल बनाता था, और इनके पास एक जूनियर असिस्टेंट होता था जो इनके कॉमेडियन को और लोकल जो आप कह सकते हो कि थर्ड रोल्स जो मूवी में करते थे उन लोगों को तैयार करता था। अब यहां पर बच्चे सरप्राइजिंग बात यह है कि कई लोग जो क्राउड प्ले करते थे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एक ऑफिस बॉय को। ठीक है, सरप्राइजिंग बात तो यह है कि जो क्राउड था उसके भी लोगों के मुंह के ऊपर मेकअप पोता जाता था, और वो साथ ही साथ बच्चे ये भी बताते हैं कि जब इनके क्राउड के ऊपर मेकअप होता जाता था तो वो एक ऑफिस बॉय मेकअप लगाता था। अब आप इमेजिन करो एक जेमिनी, एक स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट का भी ऑफिस दादा है, ठीक है, उनका भी अपना एक पियून है। वो कहते हैं इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ ऑफिस बॉय। इमेजिन करो, on the days there were a crowd shooting, you would see him mixing his paint and giant vessel and slapping it on the crowd players। इसे जिस दिन क्राउड शूटिंग हुआ करती थी तो आप नोटिस कर पाओगे उस आदमी को कि उसने एक बाल्टी ले ली, बाल्टी में उसने मेकअप डाला और बड़े बड़े ब्रशेस से लोगों के मुंह पे इस तरीके से पोत दिया ताकि वो लोग मूवी में प्रेजेंटेबल लगे। इसे रियलिटी में वो लोग डरावने लग रहे होते थे, लेकिन जब कैमरा के सामने आते थे तो ऑटोमेटिकली वो मेकअप जो था उनके फेस पे सेटल डाउन हो जाया करता था। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? क्लियर बेटा? सुचित्रा नायक ऑफिस बॉय कौन है? ऑफिस बॉय आपकी स्टोरी में एक कैरेक्टर है जो बेसिकली क्राउड के मुंह के ऊपर मेकअप पोता करता था। समझे? अरे यार ये लोग, तुम लोग बहुत बकवास कर रहे हो, प्लीज पढ़ लो।
The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying the makeup. आइडिया ये था कि चेहरे का हर रोम छिद्र बंद कर दो मेकअप करते हुए। तो इसे अगर बात करी जाए हमारे ऑफिस बॉय की, तो वो ऑब्वियसली एक बॉय नहीं था, वो अपने 40 साल की उम्र का एक अधेड़ आदमी था जो स्टूडियो में बहुत साल पहले आया था इस उम्मीद में कि वो यहाँ पर या तो स्टार एक्टर या टॉप स्क्रीन राइटर या डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर कुछ तो बन जाएगा। ठीक है, उसके दिल में एक शायर भी था, ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट एज वेल। उन दिनों में अशोका मित्रण बताते हैं कि मैं क्यूबिकल में काम किया करता था। मैं क्यूबिकल में मतलब आप मान लो कि ऑफिस में एक कॉर्नर मुझे दे दिया, एक कैबिन तो बड़ा होता है, कैबिन नहीं, आपने ऑफिस में देखा होगा इस तरीके से दो लोगों के वो बने होते हैं क्यूबिकल्स टेबल के ऊपर। तो इसे उन दिनों में मैं क्यूबिकल में काम किया करता था जिसके दोनों तरफ फ्रेंच विंडोज हुआ करती थी। बच्चे, फ्रेंच विंडोज आर अ टाइप ऑफ विंडोज जो स्लाइड करके खुल जाती हैं, स्लाइडिंग विंडोज जिन्हें हम कहते हैं। तो इसे मेरे दोनों तरफ स्लाइडिंग विंडोज हुआ करती थी। He says, मुझे नहीं पता था उस समय उन्हें फ्रेंच विंडोज कहते हैं। He says, जब भी मुझे कोई बैठा हुआ देखता और मुझे ये देखता कि मैं न्यूज़पेपर फाड़ रहा हूं डे इन एंड डे आउट, लोगों को ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं था। बेसिकली इनका काम था कि आपके न्यूज़पेपर में कोई भी नया आइडिया अगर आता था तो उसकी न्यूज़पेपर क्लिपिंग ही अपने पास रख लिया करते थे ताकि जब डायरेक्शन की बात आएगी तो ये अपने आइडियाज उनको दे सकते थे। इट इज लाइकली दैट बॉस थॉट लाइकवाइज टू, ही सेज। तो इसीलिए, और मुझे लगता है कि बॉस को भी ये लगता था कि मैं काम नहीं करता, तो किसी को भी जब ये लगता था कि मुझे कुछ काम दे देना चाहिए, मुझे कुछ वर्क दे देना चाहिए, तो दे वुड एंटर इनटू माय क्यूबिकल। तो इसे वो बिना परमिशन के मेरे क्यूबिकल में आते, मुझे एक लंबा सा लेक्चर देते कि तुम कुछ काम तो करते नहीं हो, चलो उठो और काम करने जाओ। हाँ बेटा, सुमेर में कराऊंगी ये सब, विजेता में कराऊंगी लास्ट लेक्चर वाले दिन। तो इसे जब, और जो हमारे ऑफिस का बॉय था उसे भी लगता था कि कभी कभी मुझे बताना चाहिए, कभी कभी मुझे दिखाना चाहिए कि उसका लिटरेरी टैलेंट कितना अच्छा है, वो कितनी अच्छी पोएम्स लिखता है। तो वो भी अपना काम वाम छोड़कर मेरे डिपार्टमेंट में आ जाया करता था मेरे को बातें सुनाने के लिए। ही सेज, और जब भी वो मुझे अपनी बातें सुनाने आता, मैं भगवान से यही प्रे करता, भगवान क्राउड शूटिंग लगा दो, भगवान क्राउड शूटिंग लगा दो, इस ऑफिस बॉय को यहाँ से लेकर जाओ। ही सेज, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड हैव सेव्ड मी फ्रॉम हिज एपिक्स। तो ही सेज, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे ऑफिस बॉय के रैंट से बचा सके, वो मुझे बड़ा परेशान करता था। इसे सारे इंस्टेंसेस के अंदर आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको उसके अंदर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दिखेगी। ही सेज, और अब आप पूछोगे कि फ्रस्ट्रेशन किस चीज की, तो ही सेज, यू विल फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन। ही सेज, उस आदमी का गुस्सा सिर्फ एक ही इंसान की तरफ था, ओपनली और कवर्टली। ही सेज, जाने अनजाने में, मुंह पर या छुपाकर, वो हमेशा एक ही आदमी की बुराई किया करता था। ही वॉज कन्विंस्ड कि उसके सारे वोज, उसकी सारी प्रॉब्लम्स, उसकी जिंदगी में जो भी दुख चल रहे हैं, उसकी जिंदगी में जो भी इग्नोमिनी है, बेसिकली क्योंकि वो अननोटिस्ड जाता है, नोबडी नोटिसेस हिम, कि कोई उस पर ध्यान नहीं देता, निग्लेक्ट जो उसकी जिंदगी में है, ये सब एक ही इंसान की गलती है। और उस इंसान का नाम था कोथामंगलम सुब्बू। उनका कहना यह था कि भैया मेरी जिंदगी में जो भी दुख है वो सब इस कोथामंगलम सुब्बू की वजह से है, जिंदगी में जो भी गलत हो रहा है उस सब का रीजन ये है। बच्चे, इग्नोमिनी का मतलब होता है बीइंग अननोटिस्ड। उसको ऐसा लगता था कि मेरे काम पर मेरे को कोई भी नोटिस नहीं करता है, मेरे काम पर मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही इंसान है जिसका नाम था कोथामंगलम सुब्बू। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ऑफिस बॉय कौन है, तो बच्चे मेकअप डिपार्टमेंट में एक पियून हुआ करता था, एक्सपर्ट दादा टाइप हुआ करते थे, जिनका नाम हमें नहीं पता, जिनका नाम हमें पता है कि ऑफिस बॉय है। ठीक है, सुब्बू जो थे ना वो नंबर 2 पे थे जेमिनाई स्टूडियो में। नंबर 1 पे इनके हेड थे वासन, जिनका नाम अभी आगे आएगा। वासन के बाद अगर सबसे ज्यादा इज्जत किसी की थी तो किसकी थी? सुब्बू की थी। He couldn't have had a more encouraging and opening in films than their grown-up makeup boy had. He says, अब कहानी ये थी कि ये जो ऑफिस बॉय हैं ये एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वो एक्टर बन नहीं पाए। ऑन द अदर हैंड सुब्बू आए, और सुब्बू आते ही उनकी क्या ओपनिंग रही मूवी के अंदर, कितनी एनकरेजिंग ओपनिंग थी कि वो मूवीज में चले गए लेकिन ऑफिस बॉय जा नहीं पाए। तो उनके मन में कहीं ना कहीं जेलसी आ गई कि मैं तो आगे बढ़ नहीं पा रहा और ये मुझसे पहले आगे बढ़ गए। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times. लेकिन opposite बात में रियलिटी तो ये है कि हमारे जो सुब्बू हैं उन्होंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। For when जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था उस समय पे कोई भी एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी थी ही नहीं।
तो वो कहते हैं कि ऑल्दो हमारा ऑफिस बॉय हमेशा रोता रहता है कि मेरी जिंदगी कोथामंगलम सुब्बू ने खराब करी है, उसको तो सब कुछ आसानी से मिल गया, ही सेज ऐसा नहीं है। उस समय पे जब कोथामंगलम सुब्बू ने काम शुरू किया था, उस समय पे कोई मूवी की फिल्म इंडस्ट्री थी ही नहीं, तो उन्होंने खुद बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब हम किसी से जेलस होते हैं तो हम उसकी स्ट्रगल नहीं देखते, है ना। अब वो कहते हैं इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुडंट हैव एन अप्रिशिएबल लेवल लीड ओवर आवर बॉय। इस एजुकेशन में भी मैं नहीं मानता कि दोनों की लेवल ऑफ एजुकेशन में ज्यादा फर्क होगा, दोनों बराबर बराबर थे। लेकिन द वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड, तो इट सेज लेकिन दोनों बराबर तो हैं, लेकिन जो हमारा ऑफिस बॉय है उसका मानना यह था कि देखो हम दोनों बराबर हैं, ठीक है। He says हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन he says just because कोथामंगलम सुब्बू जो है वो पैदा हुए कहां पर, वो पैदा हुए एक ब्राह्मण फैमिली के अंदर, इसीलिए तो उनको ये सब मिलता है। He says और मैं ब्राह्मण नहीं हुआ इसलिए भैया मुझे कोई पूछता नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे ऑफिस बॉय के मन में एक जेलेसी थी कोथामंगलम सुब्बू को लेकर कि यार जस्ट बिकॉज ये ब्राह्मण है, जस्ट बिकॉज ऑफ लक कि ये ब्राह्मण है, इनको इतनी ज्यादा पूछता, इतना ज्यादा लोग इन्हें पूछते हैं। बट इट वाज नॉट जस्ट ऑफ द फैक्ट कि वो ब्राह्मण थे, उन्होंने एक्चुअली बहुत काम किया था। He must have had exposure to more affluent situation and people, तो उन्होंने ये माना कि भैया ये ब्राह्मण है तो इसीलिए इनको और ज्यादा रिच लोगों से इनके साथ उठना बैठना होगा, तो ऑटोमेटिकली इनके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। तो इसे ये तो भैया मेरे साथ बड़ा ही नाइंसाफी हुई कि इनको तो अपॉर्चुनिटी मिल गई और मुझे मिली नहीं। He had the ability to look cheerful at times even after having a hand in flop film. He says उनका जो जिंदगी थी ना वो हमेशा से ही उनके फेवर में रही है कि कभी मान लो जिंदगी में उन्होंने कोई फ्लॉप फिल्म भी करी हो, उनके रिलेशंस लोगों के साथ इतने अच्छे थे कि एट द एंड वो हमेशा खुशी रहते थे। तो इसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो हर चीज के अंदर उनको एक अनफेवरेबल फेवर मिला है, उन्हें एक अननोन फेवर मिला है जो ऑफिस बॉय के हिसाब से गलत था। He always had worked for somebody. He could never do things on his own. अब उनका कहना यह था कि वो अपना कोई काम खुद से नहीं कर सकता, हमेशा वो अपना काम किसी और से कराता है। लेकिन he says मान लिया वो अपना कोई काम नहीं करता, लेकिन उसके अंदर एक लॉयल्टी थी जो उसको एक अलग आइडेंटिटी देती थी। His principle completely to turn his entire creativity to his principal's advantage. He says वो सबसे बड़ा लेजी था। Now this is the problem of the office boy. He says सुब्बू बहुत ज्यादा लेजी था, वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था, ठीक है। He says he was extremely irritating, मुझे उनके साथ काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। He says लेकिन उनके अंदर एक सेंस ऑफ लॉयल्टी थी, ठीक है। लॉयल्टी किसकी तरफ? अपने बॉस की तरफ, वासन की तरफ, ठीक है। वो कहते हैं इनके मन में जो ये लॉयल्टी थी ना, इट मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। तो इसे और हुआ क्या, इनके मन में जो लॉयल्टी थी, लॉयल्टी की वजह से इन्होंने अपनी क्रिएटिव तो ये थे ही, और जस्ट बिकॉज ये वासन के बहुत क्लोज थे, यानी जो इनका बॉस था उनके बहुत क्लोज थे, तो उसी चीज को, उस क्लोजनेस को अपनी क्रिएटिविटी के साथ मैच करके इन्होंने अपनी सबसे बड़ी एडवांटेज बनाई और कंपनी के अंदर अपनी जगह फिक्स कर ली। तो बेसिकली कोथामंगलम सुब्बू के लिए ऑफिस बॉय का कहना यह था कि ये चापलूस इंसान है, इसको पता है कि किस तरीके से मैं वासन को अच्छा बोलूंगा, वासन की तारीफ करूंगा, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके उसका दिल जीत लूंगा ताकि मुझे वो कंपनी से हिला ना पाए। He was tailor made for films. He says मतलब आप कह सकते हो कि वो आदमी इतना अच्छा था कि he was perfect for films. He says he was a man who could be inspired when commanded. He says आप उनको कुछ भी मोटिवेशन दे सकते हो, मतलब आपको एक चुटकी बजानी है और उस आदमी में मोटिवेशन आ जाएगा। He says आप एक बकवास सी बात देखो कि एक चूहा जो है एक टाइगरस से लड़ाई कर रहा है अंडर वाटर, ठीक है, और उसको मार देता है, चूहा जो है वो टाइगर को मार देता है, लेकिन अब उसको वो बुरा फील कर रहा है कि भैया टाइगर के कब्ज का वो क्या करेंगी, और उनको बड़े प्यार से चूहा संभाल रहा है कि बेटा रोते नहीं, बेटा रोते नहीं। He says अब मुझे नहीं पता इस सीन को कैसे करें। ये प्रोड्यूसर आकर जब सुब्बू को बताते तो सुब्बू 4, 5, 6, 7 आइडिया लेकर आ जाते कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कि रैट जो है यानी चूहा जो है बड़ा प्यार दिखा रहा है कि आ जाओ मेरे शेर के बच्चों, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तो इसे बड़े ही अनरियलिस्टिक सिचुएशन के अंदर भी, अनरियलिस्टिक सीन्स के अंदर भी सुब्बू जान डाल सकता था। तो इसे जब वो क्रिएटिविटी पे आता था तो वो ऐसे ऐसे आइडियाज लेकर आता था कि भैया मजा आ जाए कि क्या कर दिया ये।
गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से। तो इसे प्रोड्यूसर बोलता है कि हाँ सही है पर मुझे नहीं लगता हम ऐसे कर पाएंगे। एंड इन अ मिनट सुब्बू और 14 आइडियाज के साथ और 14 ऑल्टरनेटिव्स के साथ आ जाता कि ऐसा नहीं करना तो चलो ऐसा कर लो। तो इसे सुब्बू के पास आइडियाज की कोई कमी ही नहीं थी, वो इतने आइडियाज लेकर आ जाया करते थे कि भैया जो चाहे वो करा लो, मुझे क्या। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? किसी को कोई डाउट? कहाँ तक आ गए हम? पेज नंबर 15। कितने पेजेस हैं? खत्म हो जाएगा आज? हम्म, 15 पेजेस और आधा घंटा हो जाएगा। अब वो कहते हैं फिल्म मेकिंग उसके लिए बहुत आसान थी, इसे सुब्बू के साथ काम करो तो वो इतना क्रिएटिव। ठीक है, इफ एवर देयर वाज अ मैन हु गिव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट गोल्डन इयर्स, इट वाज सुब्बू। ही सेज मतलब सुब्बू एक ऑलराउंडर था उस टाइम पर। ही सेज वो जो काम करते थे हर काम में उनकी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होती थी, एंड जितना काम वो करते थे दैट वाज सो गुड, दैट वाज सो ब्यूटिफुल कि सेज उस समय पे अगर जेमिनी स्टूडियो को किसी ने डायरेक्शन डेफिनेशन दी है उसके गोल्डन ईयर्स में, उसके बेस्ट पीरियड के अंदर, तो वो सुब्बू ही था, विच मीन सुब्बू की बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन रही है। सुब्बू की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी भी थी एज अ पोएट, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. अब वो कहते हैं कि वो इतना इंटेलेक्चुअली स्मार्ट था कि वो दिमाग अगर लगाए तो वो ऐसी पोएट्री बना सकता है जो मतलब हाई लेवल पोएट्री है, जो बहुत कम लोग समझ सकते हैं, लेकिन वो जानकर, ठीक है, वो जानकर ऐसे पोएट्री के टॉपिक्स उठाता था जो मासेस तक जा सके। तो वो क्रिएटिव मूवी में भी था और क्रिएटिव वो पोएम्स में भी था। His success in film overshadowed and dwarfed his literary achievements. अब ये भाई अम्बर्टो इको वाली बात हो जाती है कि मूवीज में ये इतना सक्सेसफुल हो गए कि इनकी जो अचीवमेंट्स थी इनकी राइटिंग के लिए, इनकी पोम्स के लिए, वो कम हो गई। और ऐसा उनके क्रिटिक्स को, ऐसा उनके लोगों को लगता था कि कोथामंगलम सुब्बू को लोग मूवीज के लिए इतना जानने लग गए थे कि उनकी नॉवेल्स के लिए और उनकी पोम्स के लिए, राइटिंग्स के लिए लोगों ने उन्हें जानना ही बंद कर दिया था। उन्होंने कुछ बहुत सारी ओरिजिनल स्टोरी पोम्स बनाई थी इन फोक रिफ्रेन, बेसिकली अपनी फोक लैंग्वेज के अंदर एंड डिक्शन, एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल। और एक बहुत ही स्प्रॉलिंग नॉवल, बहुत ही फेमस नॉवल उन्होंने लिखी थी, सुपर्ब नॉवल लिखी थी, थिल्लाना मोहनंबल। याद रखना बच्चे, थिल्लाना मोहनंबल, जिसमें उन्होंने बहुत सारे डेफ्टली एज्ड कैरेक्टर्स रखे थे। इससे मैंने एक एमसीक्यू कराया था विजेता में। डेफ्टली एज का मतलब हो गया बच्चे इन डिटेल, जिनके बारे में उन्होंने इतनी डिटेल्स मेंशन करी थी, इन डिटेल उन्होंने लिखा था कि आप उन कैरेक्टर से रिलेट कर पाओ। उन्होंने अर्ली 20 सेंचुरीज का जो देवदासीज का मूड था वो अपने नॉवल में बहुत अच्छे से बना दिया था, विच मीन्स उन्होंने सेटिंग बहुत अच्छी दी थी अपनी नॉवल में। साथ ही साथ वो एक अमेजिंग एक्टर भी थे। वो कभी भी विश नहीं करते थे कि वो लीड रोल्स करे, बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि यार मैं लीड रोल नहीं करना चाहता। वो बहुत हम्बल थे, ठीक है, ही वॉज वेरी हम्बल। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, उन्हें ज्यादा बड़े बड़े रोल्स करने ही नहीं थे। जहां पर भी सब्सिडरी रोल होता था, बेसिकली बच्चे सेकेंडरी रोल होता था, जब भी इन्हें लगता था कि यार हाँ ये रोल मैं कर सकता हूँ, ये सेकेंडरी रोल है, तो उसके लिए वो हाँ कर देते थे। और सरप्राइजिंग बात ये है कि जब वो उस रोल को परफॉर्म करते थे ना, तो वो उस मेन रोल से ज्यादा उस चीज के लिए जाने जाते थे। अब जैसे आप लोगों ने एनिमल देखी होगी, तो एनिमल के अंदर अभी हम लोगों ने रणबीर कपूर की एक्टिंग की तारीफ जरूर करी, लेकिन हमने ज्यादा तारीफ किसी करी? भैया आप लोगों ने बॉबी देओल की एक्टिंग की तारीफ ज्यादा करी। एंड अब कहां से उनका नाम लॉर्ड बॉबी पड़ गया, राइट? हम सब लोगों ने अब लॉर्ड बॉबी करते हैं, विच इज वेरी गुड। तो वही बात है कि कोथामंगलम सुब्बू के साथ भी वही होता था कि ये करते सिर्फ सेकेंडरी रोल्स थे, मूवी में सेकेंड रोल करते थे, लेकिन इनकी एक्टिंग के लिए ये पहले वाले मेन लीडर से ज्यादा, मेन एक्टर से ज्यादा तारीफ पाते थे। He had genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence of dozens of near and far relations. He says वो दिल के भी बड़े अच्छे इंसान थे बच्चे। इनके लिए आप एक वर्ड लिख सकते हो, वो altruist थे, क्योंकि उनके घर में जब भी कोई आता था तो वो भले उनके घर में आकर वो रहने लगता था, ठीक है। वो कहते हैं उनके घर में बहुत सारे लोगों ने, कम से कम dozens of near and far relations के लोग इनके घर आकर रहते थे।
And it seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. He says, और सुब्बू की ये चीज नेचर के इतने खिलाफ थी कि वो ये सोचे that he would think कि यार मैं तो इतने सारे लोगों का भला कर रहा हूँ, मैं तो इतने सारे लोगों की मदद कर रहा हूँ. He says नहीं, वो ऐसी चीजें करते ही नहीं थे. वो एक्सेप्ट करते थे कि ठीक है मैं करता हूँ तो मैं करता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है. उन्होंने कभी भी उस चीज के ऊपर बहुत प्राउड नहीं किया. कोई भी किसी को बातें नहीं सुनाई कि मैं तो तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ. मतलब he was a kind of a person कि नेकी कर और दरिया में डाल. ऐसे लोगों के लिए बच्चे एल्ट्रुइस्ट, और आप लोग वर्ड यूज कर सकते हो फिलांथ्रोपिस्ट, बेसिकली जो दुनिया का भला चाहते हैं. तो वो एक ऑलराउंडर थे, वो एल्ट्रुइस्ट थे, फिलांथ्रोपिस्ट थे और बहुत ही अच्छे इंसान हुआ करते थे. ठीक है बेटा, पैनकेक्स वो खाने वाले नहीं है, यहाँ पर मुंह पे लगाने वाले हैं, मेकअप ब्रांड है. ठीक है, अब वो कहते हैं सच अ चैरिटेबल एंड प्रोविडेंट मैन येट ही हैड एनिमीज. इतना अच्छा इंसान, इतना अपना कर्तव्यनिष्ठ इंसान, इतना भला करने वाला लोगों का, लेकिन उसके बाद भी उसके दुश्मन थे. क्यों? क्योंकि लोग उनके सक्सेस से जलते थे. फॉर एग्जाम्पल इनका ऑफिस बॉय. He says it was because he seemed close and intimate with the boss, क्योंकि वो बॉस से बहुत ज्यादा करीब थे, या फिर उनका जनरल डेमिनोर या उनका जनरल नेचर जो था वो लोगों को गलत लगता था. ठीक है, या फिर वो साइकोफैंट जैसा था. बच्चे बहुत जरूरी वर्ड है. अ पर्सन हु फ्लैटर्स, एक ऐसा इंसान फ्लैटर्स द बॉस फॉर ओन बेनिफिट, या फिर वो साइकोफैंट जैसे, बेटा एक्वेंटेंस का मतलब होता है दोस्त. इसे या तो फिर वो एक साइकोफैंट जैसे थे कि एक ऐसा इंसान जो जानबूझ के अपने बॉस की तारीफ करता है ताकि उसे प्रमोशंस मिल सके. तो इसी से पता नहीं है वो जेन्युइनली साइकोफैंट थे, वो जनरली ये सब येड़ा बन के पेड़ा खा रहे थे वहां पर काम करके कि भैया मैं बॉस के गुड बुक्स में रहूं, या फिर सच में ही वो दिल के अच्छे थे, या फिर वो हमेशा से ही हर चीज में अच्छा रखने की आदत रखते थे. He says in any case there was this man in makeup department who would wish the direst thing for Subbu. He says लेकिन जैसा भी हो, सबसे बुरी चीज अगर कोई सुब्बू के बारे में सोचता था तो वो हमारे मेकअप बॉय थे. You saw Subbu always with the boss, but in the attendance role he was grouped under a department called story department. He says वैसे तो आपको सुब्बू हमेशा वासन के साथ ही दिखेंगे, बॉस के साथ ही दिखेंगे, लेकिन पेपर्स में वो बेसिकली क्या थे, वो स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर थे. इमेजिन करो, स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर होने के बाद भी वो एक्टिंग भी करते थे, आइडियाज भी देते थे, लेकिन थे स्टोरी डिपार्टमेंट का हिस्सा, जिसमें स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लॉयर और एक असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स हुआ करते थे जो जेमिनाई स्टूडियो को आइडिया दिया करते थे मूवीज के लिए. तो लॉयर, अब बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है. लॉयर ने क्या किया था बच्चे, लॉयर को यहाँ पर इनके टर्म्स में लीगल एडवाइजर बोला जाता था कि भैया हम कुछ भी मूवी बनाएं उसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो लीगली गलत हो, तो इसीलिए इनके पास एक लीगल एडवाइजर था. लेकिन हर इंसान उसे लीगल एडवाइजर का ऑपोजिट ही मानता था. ठीक है, कहने को वो लीगल एडवाइजर, लेकिन वो एडवाइजर देने के बजाय बताए बेटा नुकसान ज्यादा कराता था, बिकॉज एडवाइस कम और वो आदमी पागल ज्यादा था. अब यहां पर एक इंसिडेंट है, बहुत जरूरी इंसिडेंट है बच्चे, कि इसने एक लेडी का, एक एक्ट्रेस का करियर कैसे बर्बाद किया था. ये एकदम वो होते नहीं, वो कमलिका वाला रोल किया इसने. कैसे किया? बिकॉज बेटा एक बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, वो वाज एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, मतलब बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाया करता था. ठीक है, सक्सेसफुल थी लेकिन गुस्सैल थी, और एक बार यही होता है, उसे गुस्सा आता है और वो शॉर्ट्स के ऊपर, अपने सेट के ऊपर ही चिल्लाने लगती है. सब एवरीबडी वाज शॉक्ड कि भाई ये क्या हो रहा है, ये इतना चिल्ला क्यों रही है. तो हमारा जो लॉयर था उसने बड़ा चुपचाप दिमाग लगाया और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ऑन कर दिया ताकि वो लेडी जो भी बोले वो सब रिकॉर्ड हो जाए. तो जब एक्ट्रेस ने अपना चिल्लाई भन्नाई बोला, बकवास पूरी कर ली, और जब वो रुकी तो लॉयर ने उसको बोला 1 मिनट प्लीज, और उसके बाद उसने वो रिकॉर्डिंग उसके सामने प्ले कर दी. He says although there was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress's tirade against the producer. तो he says ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने गलत बोला हो किसी प्रोड्यूसर के लिए या किसी और चीज के लिए. She is not even incriminating, basically against, उसने कुछ भी ऐसा against नहीं बोला था. tirade basically on her words against the producer. लेकिन जब उसने अपनी आवाज सुनी कि she has been recorded उस साउंड इक्विपमेंट के अंदर, बेसिकली she was caught red handed, वो अपना गुस्सा दिखाते हुए पकड़ी गई. और अगर ये न्यूज बाहर चली जाती है कि ये एक्ट्रेस जो है ये बहुत रूड है, ये बहुत बदतमीज है, तो लोग इसको मूवीज नहीं देंगे. ऑल्दो इसने किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोला अपनी लड़ाई के अंदर, लेकिन फिर भी वो जो चिल्ला रही थी वो उसके करियर के लिए खराब हो सकता था.
अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, ठीक है, गांव से आई हुई वो लड़की थी, अभी वो अपनी सारी स्टेजेस ऑफ फेम उसने देखा भी नहीं था, जो जनरली एक इंपॉर्टेंट पोजीशन के बाद आती है, एंड द सोफिस्टिकेशन शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापुल्टेड इनटू। अब उसको ये रियलाइज होता है जिस चीज के लिए मैं इतना पागल हो रही थी, द फेम एंड द मनी एंड द रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, शी सेज अभी तो मैंने सारे स्टेजेस ऑफ एक्सपीरियंस किया भी नहीं था, पोजीशन में मैं आगे बढ़ी भी नहीं थी, ठीक है, द सोफिस्टिकेशन, द ग्रैंडियर ऑफ मीडिया, सॉरी ऑफ बॉलीवुड अभी उसने एक्सपीरियंस किया भी नहीं था, एंड शी रियलाइज दैट शी हैज बीन कैटापुल्टेड, मतलब वो एक गुलेल जैसा है कि वो और जितना वो डीपली जाती गई मूवीज के अंदर, वो गुलेल एकदम से उसको छोड़ेगी एंड शी इज गोइंग टू गो फार अवे फ्रॉम द मूवीज। तो ये उसके लिए बिल्कुल वही सिचुएशन थी, बिकॉज व्हाट दिस लॉयर हैज कैप्चर्ड कैन फिनिश द करियर ऑफ दैट न्यूली famous actress. She never quite recovered from the terror she felt that day. और उस दिन जो डर उसको लगा कि मेरा करियर बस खत्म हो सकता है, उस डर से वो बेचारी कभी भी बाहर नहीं आ पाई, और वहीं से उस बेचारी का वो छोटा ब्रिलियंट एक्टिंग करियर खत्म हो जाता है। और लीगल एडवाइजर जो उस मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट था, और ना चाहते हुए भी अनविटिंगली, बेसिकली अननोइंगली, ऐसा चाहता नहीं था वो, लेकिन अननोइंगली वही उस चीज का रीजन बना, वही था जिसने उस लेडी के करियर का एंड करा, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग पब्लिक हुई तो पीपल गॉट टू नो कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उसको मूवीज मिलनी बंद हो गई। तो यहाँ पर उस एक्ट्रेस की जिंदगी का वैम्प कमुली का निकला कौन? हमारा लॉयर। अब वो कहते हैं जब उस समय पे इनके स्टोरी डिपार्टमेंट के सारे लोग एक यूनिफॉर्म पहना करते थे, जिसमें खादी धोती और थोड़ा ओवरसाइज्ड कुल खादी शर्ट पहनते थे, लीगल एडवाइजर पैंट पहनता था, टाई पहनता था, और कभी कभी एक कोट पहनता था, एंड इट लुक लाइक द कोट ऑफ मेल, और कभी कभी वो ऐसा लगता था जैसे मानो वो डाकिया जो होते थे ना, पुराने डाकिया का कोट पहनकर वो आ गया है। क्लमजली का मतलब है बैडली स्टिच्ड। लोगों के कुर्ते ऐसे अजीब अजीब तरीके से सिले हुए होते थे, व्हाइट खादी शर्ट्स, और लेकिन ये क्या पहनता था? ये पैंट, टाई, शर्ट और उसके ऊपर एक बड़ा सा कोट पहना करता था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? स्टोरी समझ में आई? थोड़ा सा स्पीड में हूं मैं जरूर, बिकॉज आप लोगों के 7:30 की दूसरी क्लास है, मुझे 7:25 तक की क्लास एनी हाउ खत्म करनी है, तो मैं चाह रही हूं कि मैं इस चैप्टर को खत्म करूं, आप लोगों के डाउट्स लूं। तो आई होप आप लोगों को बहुत तेज तो नहीं लग रहा, ये बहुत तेज तो नहीं लग रहा? ठीक है। अब वो कहते हैं क्योंकि वो थोड़ा वियर्ड था, उसके ज्यादा लोगों से बनती नहीं थी, तो वो मोस्टली आपको अकेला और हेल्पलेस ही मिलेगा। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर, जैसे जहां पर इनके स्टोरी डिपार्टमेंट में सब सपने देखने वाले लोग थे, वहां पे ये इंसान बड़ा ही लॉजिकल इंसान था। अ न्यूट्रल मैन, बेसिकली ये कोई साइड नहीं लेता था, ये किसी भी चीज को फॉलो नहीं करता था, ये किसी का फॉलोअर नहीं था, ना तो ये गांधी जी के सपोर्ट में था, ना ये खादीज के सपोर्ट में था। लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, ही वाज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, एंड दो अ लॉट ऑफ रॉ चॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, नॉट मच केम ऑफ द फिल्म। तो इसे इसकी जैसे बाकी लोग बॉस के क्लोज थे, ये भी बॉस के क्लोज था, और इसे कभी कभी जब सुब्बू और बॉस नहीं हुआ करते थे, तो ये भी कभी कभी जाके लाइट कैमरा एक्शन कर दिया करता था। एक दिन बॉस ने क्या किया, डिसाइड किया कि भैया मुझे तो स्टोरी डिपार्टमेंट बंद करना है, बिकॉज मुझे स्टोरी डिपार्टमेंट का कोई फायदा नहीं हो रहा। ही सेज और ऐसे जिंदगी में पहली बार हुआ होगा ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर कि एक लॉयर की जॉब चली गई, क्योंकि पोएट्स को घर जाने के लिए बोल दिया गया था। तो ही सेज ये अपने आप में बड़ी ह्यूमरस बात है कि जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ होगा, ह्यूमरस इंस्टेंस की एक लॉयर की जॉब चली गई जस्ट बिकॉज कि एक बॉस ने किनको घर जाने को बोल दिया, पोएट्स को बोला कि भैया चलो कल से काम पे मत आना, तो बेचारा जो लॉयर था उस बेचारे की भी जॉब चली गई, लेकिन सुब्बू की जॉब नहीं गई। अब वो कहते हैं जेमिनाई स्टूडियोज वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट लाइक एसडीएस योगियार, संगो सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। फेवरेट प्लेस जेमिनाई स्टूडियोज के अंदर ये लोग, ये कुछ फेमस पोएट्स थे, ये आकर जरूर बैठते थे, यहाँ बैठकर बातें करते थे। ठीक है, दे यूज्ड टू टॉक हियर। ठीक है बेटा पंडित अनुराग, मैंने वैसे बहुत सारी बातें ऐसी बता दी हैं जो इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी टाइम बचेगा तो बता दूंगी। ही सेज यहाँ पर इनका एक एक्सीलेंट मेस था। ठीक है, दे हैड अ वेरी वेरी गुड कैंटीन, जहां पर ये लोग बैठा करते थे और बात किया करते थे, जहां पर इन्हें बहुत अच्छी कॉफी मिलती थी, एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, मतलब पूरे दिन ये कॉफी का इनका मेस खुला रहता था। तो इस सेज
ये वो दिनों की बात है जब कांग्रेस रूल का मतलब था कि प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी। बेसिकली उस समय कुछ धाराएं ऐसी लगी हुई थी कि आप लोग बैठ नहीं सकते, यू आर स्टॉप्ड। आप लोग अगर कॉफी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हम आपको वो चीज अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। ही सेज, लेकिन उस समय पे ये लोग यही करते थे, दैट मेंट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वाज रादर सैटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। ही सेज अब उस समय पे लोगों को ओपनली बोलना मना था, ठीक है। सेंसरशिप लगी हुई थी, आप चीजों को क्लियरली गवर्नमेंट के आगे बोल नहीं सकते थे। तो इसे सेंसरशिप के माहौल में इंसान अपने मन की बातें निकाले कहां। तो इसे उस समय पे जब ये लोग कॉफी के लिए बैठा करते थे, तो उस समय सब लोग अपने मन की भड़ास निकालते थे और वो इनके लिए बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट का सोर्स था। He says, barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure, a prerequisite for poetry. He says, office boy और कुछ और लोगों को छोड़कर हर एक इंसान जो था, they radiated leisure, वो यहाँ पर बैठ के रिलैक्स किया करते थे। It was a requirement जो बहुत जरूरी था इनकी पोएट्री लिखने के लिए, ओपन माइंड बहुत जरूरी था। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी। अब जितने भी लोग यहाँ बैठते भैया वो खादी पहनते और महात्मा गांधी के बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। बियॉन्ड दैट दे हैड नो फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। तो बेसिकली देखा जाए तो ये सारे जो लोग थे ये ब्लाइंड फॉलोअर्स थे, ठीक है। अब वो कहते हैं ये लोग यहाँ बैठते और सिर्फ महात्मा गांधी की तारीफ करते, इसे उसके अलावा इनका कोई और पॉलिटिकल थॉट था ही नहीं, ठीक है। गांधी जी की बात करने के अलावा दे नेवर टॉक्ड अबाउट एनी अदर पॉलिटिकल लीडर। Naturally, they all were averse to the term of communism. लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये सारे के सारे लोग जो थे ना, ये सब लोग कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। अब मुझे आप लोगों में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि यहां पर बच्चे कम्युनिज्म का क्या रोल है? What could the role of communism play here? What role could communism play here? बताओ बताओ। Is there anybody who could explain communism क्या है? गॉडलेस, हाँ गॉडलेस तो बेटा बुक में लिखा हुआ है। देखो कम्युनिज्म का बेसिकली मतलब हो गया, ये ना एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, ये ना सोसाइटी का एक सोशल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप ये कहते हो कि सारी की सारी प्रॉपर्टी या सारा का सारा काम जो है, सामान जो है, वो क्या है, जो सब कुछ है दुनिया के अंदर, वो सब गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है। वो कहते हैं कि भैया सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड है, सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है। अब जितना पैसा आप दोगे, जितना आप दोगे सोसाइटी को, जितना आप टैक्स भरोगे, जितना आप पैसा सोसाइटी में दोगे, उतना ही आपको सोसाइटी के अंदर इन्फ्लुएंस मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो इट इज अ थ्योरी और सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी। कम्युनिटी उस प्रॉपर्टी को ओन करती है और हर इंसान कंट्रीब्यूट करता है उस प्रॉपर्टी के लिए और रिसीव करता है एज पर देयर एबिलिटी। तो इसे वो लोग जो कम्युनिज्म को मानते हैं वो एक गॉडलेस आदमी है, क्योंकि ना तो वो अपने बाप के हैं और ना ही अपने बच्चों के। ही हैड नो फिलायल और कॉन्जुगल लव। फिलायल का मतलब है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, और कॉन्जुगल का मतलब होता है अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। ही सेज ऐसे इंसान का, वो इंसान बिल्कुल ही बकवास इंसान होते हैं, ना उनका प्यार फिलायल है, ना अपने बच्चों के लिए है और ना कॉन्जुगल है, मतलब ना अपने माँ बाप के लिए है। He had no compunction about killing his own parents or his children, ठीक है। He has no regret। वो कहते हैं वो एक ऐसा इंसान है जो अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप और अपने बच्चों को भी मार देगा। He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people। He says ये वो गंदगी है हमारी सोसाइटी की इनके हिसाब से जो हमेशा सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट या वायलेंस कॉज करना चाहते थे। तो बेसिकली इनका कहना यह था कि जो कम्युनिज्म वाले लोग हैं वो सारे के सारे लॉलेस लोग थे सोसाइटी के। और ऐसी जो नोशंस थी वो आपको पूरे साउथ इंडिया में मिल जाएंगे, तो मद्रास में भी थी। नेचुरली तो यहाँ पर भी जो जेमिनाई स्टूडियो के लोग थे उनके मन में भी यही था कि भैया जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो बड़े ही खराब होते हैं। अब इसके साथ हमने देखा कि भैया कम्युनिस्ट को ये कैसे पसंद नहीं करते थे, ये भी हमें आगे देखने को पता लगेगा। बच्चे उस समय पे फ्रैंक
फ्रैंक बुचमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, जैसे एमआरए भी बोला गया है पूरी स्टोरी के अंदर, ये मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी कुछ 200 लोगों का ग्रुप जो है वो यहाँ पर आता है 1952 में। इसे यहाँ पर आकर इनका इतना वार्म होस्ट, आइए पधारिए फ्रैंक बुचर आर्मी जी, ऐसे करके इनका स्वागत किया गया। इसे इतना अच्छा वार्म होस्ट इन्हें इंडिया कहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा जितना जेमिनी स्टूडियो के लोगों ने इनको बुलाया, तारीफ करी। ठीक है, कई लोगों ने इनको इंटरनेशनल सर्कस का ग्रुप भी बुलाया। ही सेज अब देखा जाए तो ये लोग ट्रेपीज पे तो अच्छे नहीं थे, बेसिकली अपने सर्कस के अंदर जिस काम के लिए वो आए थे उसमें तो ये अच्छे नहीं थे। एंड देयर एक्वेंटेंसेस विद एनिमल वाज ओनली एट द डिनर टेबल। ही सेज, और अगर बात की जाए कि इनके जो रिलेशंस थे एनिमल के साथ वो सिर्फ डिनर टेबल पे अच्छे थे। ही सेज अब सर्कस में क्या होता है, ये लोग एनिमल्स के साथ खेलते हैं, एनिमल्स के साथ अपने कर्तव्यबाजियां करते हैं। ही सेज लेकिन नहीं, एनिमल के साथ कर्तव्यबाजी करने में ये लोग कतई अच्छे नहीं थे। इनके एनिमल्स के साथ रिलेशन सिर्फ खाने के टाइम पे अच्छे थे, बिकॉज जब एनिमल काट के खाना है तब दे वर हैप्पी, लेकिन एनिमल के साथ सर्कस करने में इनका कोई अच्छा काम नहीं था। ठीक है, बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेस इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। इसे लेकिन इनके 2 प्लेस ऐसे थे जो बहुत बढ़िया थे। एक का नाम था बच्चा जोथम वैली, बहुत जरूरी, दूसरे का नाम था द फॉरगॉटन फैक्टर। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस इन्होंने यहाँ परफॉर्म किए मद्रास के अंदर, और बहुत सारे लोगों ने जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों की फैमिली ने इस प्ले को बार बार देखा। ही सेज, और यहाँ पर ये लोग जो प्ले करते थे बेसिकली जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, ही सेज इनका मैसेज इतना प्लेन और सिंपल होमिलीज होता था, बेसिकली होम लाइक, इतना ज्यादा सिंपल आप कह सकते हो कि मैसेज ये लोग देते थे। बट द सेट एंड कॉस्ट्यूम वर फर्स्ट रेट। ही सेज मतलब कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं ला रहे, बता बड़े प्यार से रहे हैं आपको, लेकिन उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके कपड़े, उनका सेट एक नंबर, देख के मजा आ जाता था। अब वो कहते हैं जो मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी थी, दे वर इम्प्रेस्ड फॉर सम इयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली with a bare stage, a white background and a curtain, tune played in the flute. He says जोथम वैली से लोग इतना इन्फ्लुएंस हो गए थे, यहाँ पर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे कि उसके बाद यहाँ क्या होने लगा कि इनके प्लेस के अंदर इन्होंने पीछे एक व्हाइट बैकग्राउंड लगा दिया और बहुत सालों तक सनराइज और सनसेट के सीन्स ये लोग अपने प्लेस में दिखाया करते थे। तो बेसिकली दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस। ठीक है, तो ये इनकी इन्फ्लुएंस्ड बाय MRA, ये मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी की influence थी. It was some years later that I learned that MRA was a kind of a counter movement to international communism. He says, और मुझे कुछ सालों बाद पता लगा ये जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी हमारे टाइम पे आई थी, ये काउंटर मूवमेंट बेसिकली उसकी ऑपोजिट मूवमेंट थी. दुनिया में जो कम्युनिज्म फैल रहा था उसको मिटाने के लिए उसके अगेंस्ट एक और मूवमेंट करी गई थी जिसके भागीदार, जिसके सपोर्टर्स MRA थे. एंड जैसे बिग बॉसेस थे ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली played into their hands. और इसे सर इतने बड़े इंटरनेशनल कार्टेल के अंदर हमारे जो मिस्टर वासन है, कहने को तो वो हमारे बॉस हैं, लेकिन they used to play in his hand, मतलब यहाँ पर he had no significance. He says ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी वर्ल्ड के अंदर, वहां पर इनका कोई भी रोल नहीं था, ये उनकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं थी, उनको तो तुम ऐसे उठा के पटक दो. गुड इवनिंग नासिर बेटा, समझ में आया? समझ में आया? तो बेटा मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी बेसिकली कम्युनिज्म के अगेंस्ट यहाँ बोलने के लिए आई थी, लेकिन उस समय पे वो बताते हैं, और वो किस लिए बोलने आई थी बेटा? ये बोलने आई थी इंटरनेशनल कम्युनिज्म के अगेंस्ट, दुनिया भर में जो कम्युनिज्म फैल रहा है उसके अगेंस्ट. लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं जैसे हमारे लिए तो बहुत बड़े बॉस हैं मिस्टर वासन, इनके जेमिनी स्टूडियो के हेड. ही सेज लेकिन रियलिटी में इनके लिए वो कुछ भी नहीं थे, वो इनके हाथों की मैल थी. ठीक है, I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspect of their big bosses and their enterprises remained the same. इसी लेकिन मुझे नहीं पता कि शायद यही एक्चुअली हुआ था, यहाँ पर वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट बोलने आए थे या नहीं, क्योंकि इसे मैंने ना अपने बॉसेस के दिमाग में चेंज देखा और ना मैंने अपने जेमिनी स्टूडियो में कोई चेंज देखा. MRA या नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म या नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, मुझे खास कोई चेंज यहाँ पर स्टाफ में नहीं दिखा. The staff of Gemini Studio has a nice time hosting 200 people. तो इसे जब ये लोग आए थे हमारे यहाँ तो हमने बहुत अच्छी आओ भगत करी थी इनके.
ठीक है, ऑफ ऑल द ह्यूज, मतलब सारे अलग अलग कलर के लोग यहाँ पर जो आए थे अपना प्ले करने के लिए, वो करके चले गए। ही सेज वो हमारे यूजुअल प्लेस से तो बहुत डिफरेंट था, जहां पर हम लोग एक दूसरे के मुंह पर मेकअप के लेयर्स लेयर्स लगा दिया करते थे। ही सेज उनसे तो इनके जो प्लेस थे वो बहुत डिफरेंट थे। थैंक यू बेटा। लेकिन कुछ मंथ बाद वो बताते हैं हमारे यहाँ पर वापस से किसी आने की खबर हुई। अरे वो आ गया, अब कौन आ रहा है? अब बोला गया कोई फिर से आ रहा है इनके यहाँ पर, ठीक है, somebody else was coming. He says a few months later the telephone line of big bosses of Madras buzzed and once again at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. अब कुछ महीनों बाद फिर से कॉल आता है, ठीक है, और उन्हें बताया गया कि आपके जेमिनाई स्टूडियो में एक और विजिटर आने वाला है। तो वापस से भैया जेमिनाई स्टूडियो को तैयार किया गया एक और विजिटर लेकर आने के लिए। सबने बोला कि इस बार जो विजिटर आने वाला है वो इंग्लैंड का एक पोएट है, ठीक है। अभी सेज द ओनली पोएट ऑफ इंग्लैंड द सिंपल जेमिनाई स्टाफ न्यू और हर्ड वर वर्ड्सवर्थ या टेनिसन। अब वो कहते हैं उस समय के लोगों को ज्यादा तो पता नहीं था। ही सेज इन लोगों ने सिर्फ आज तक 2 ही इंग्लिश पोएट का नाम सुना था, या तो इन्होंने नाम सुना था विलियम वर्ड्सवर्थ का, या इन्होंने नाम सुना था टेनिसन का। इनको पता था कि इन दोनों में से तो कोई नहीं आ रहा, यहां पर कौन आ रहा है हमें नहीं पता। और ज्यादा लिटरेट, ज्यादा एजुकेटेड लोग जो थे उनको कीट्स, शेली और बायरन के बारे में पता था। ही सेज और 1-2 लोगों को किसी एलियट के बारे में पता था। ही सेज लेकिन हमारे यहाँ पर ना तो वर्ड्सवर्थ, ना टेनिसन, ना एलियट, ना कीट्स, ना शेली, ना बायरन, कोई भी नहीं आ रहा। तो कौन सा पोएट आ रहा है भैया? ये इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी कि कौन आने वाला है। He is not a poet, he is an editor. तो किसी ने ये इंफॉर्मेशन क्लियर करी कि भैया जो आदमी आ रहा है वो पोएट नहीं है, वो एक एडिटर है। तो इसीलिए बॉस जो है उसे एक बड़ा रिसेप्शन देने वाला है। वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकातन। तो वो कहते हैं कि इसीलिए वो उन्हें इतना बड़ा वेलकम दे रहे हैं, बिकॉज कुछ सालों पहले हमारे जो एडिटर, सॉरी हमारे जो बॉस थे वासन, वो भी एक एडिटर हुआ करते थे। तो उनके मतलब का, उनके जाति का कोई इंसान यहाँ पर आ रहा है। He wasn't the editor of any known names of British publication. अब जो आदमी यहाँ पर आने वाला है वो कोई जाने माने ब्रिटिश पब्लिकेशन का राइटर था ही नहीं, ठीक है, जो जेमिनाई स्टूडियो में लोग जानते ही नहीं कि भैया आ कौन रहा है। Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily, ठीक है। तो क्योंकि द हिंदू उस समय बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, आज भी बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, वो लोग ये इनिशिएटिव ले रहे थे, तो कंक्लूजन ये निकाला गया कि भैया जो आदमी यहाँ पर आ रहा है प्रोबेबली वो भी द हिंदू, ठीक है, तो वो भी प्रोबेबली कोई ऐसे न्यूज़पेपर का, ठीक है, कोई नेशन वाइड डेली आने वाले न्यूज़पेपर का एडिटर ही होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो कोई मैनचेस्टर गार्डियन या लंदन टाइम्स का तो नहीं है, यानी ये फेमस न्यूज़पेपर का तो नहीं है। ये नहीं पता कौन आ रहा है, पर कोई आ रहा है, मतलब लोग अब गेसेस लगा रहे थे कि भैया कौन आने वाला है। That was all that even the most well informed among us knew. He says हमें बस इतना पता था कि कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है हमें नहीं पता। At last around 4 in the afternoon हमारे जो पोएट या एडिटर जो हैं वो यहाँ पर आ गए। अब यहां पर बच्चे इस पोएट या ये अननोन मैन की डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। वो कहते हैं वो एक लंबा आदमी था, बड़ा ब्रिटिश दिखने वाला, बड़ा सीरियस एंड ऑफ कोर्स अननोन टू ऑल ऑफ अस। और हम में से कोई नहीं जानता कि भैया ये कौन है। हमारे लिए वो आदमी आए बैंगन था एकदम। Battling with half dozen pedestal fans on shooting stage, the boss read out a long speech. He says अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो नीचे खड़े हो गए हाय सर कर रहे हैं। He says और हाय सर में हमारे बॉस स्टेज पर जाते हैं और एक स्पीच पढ़ते हैं हमारे अननोन गेस्ट के लिए। He says it was obvious कि उन्हें भी नहीं पता था कि वो आदमी कौन है, वो एडिटर क्या करने आया है, क्योंकि जब हमारे बॉस स्पीच दे रहे थे तो वो बड़े ही बेसिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उनका स्पीच देने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। अब वो कहते हैं स्पीच बड़ी ही जनरल टर्म्स में थी, उनको भी नहीं पता कि कौन है। इट वॉज पेपर्ड, बेसिकली कह सकते हो कि फिल्ड इन बिटवीन। उन्होंने बीच बीच में ये फ्रीडम, डेमोक्रेसी जैसे वर्ड्स को यूज किया कि भैया कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस तो दें, कुछ ना कुछ बात तो करें कि कुछ तो ऐसा होने लगे ना कि हम कुछ अच्छी बात कर रहे हैं। और उसके बाद आती है पोएट की बारी। ही सेज वो कहते हैं कि आज तक उसने कभी इतनी कंफ्यूज्ड और इतनी साइलेंट ऑडियंस के आगे कभी नहीं बोला होगा। He says कि किसी एक बंदे को समझ नहीं आ रहा कि भाई वो आदमी बोल क्या रहा है, ठीक है। He says not even a single person got to know कि भाई क्या बोल रहा है।
मेरे ना पल्ले पड़ रहा भैया, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पीकिंग। नोबडी हैज एवर, यू नो, वो कहते हैं आज तक इसने कभी भी ऐसा कोई स्पीच नहीं दी होगी जहां पर सब लोगों के मुंह पे 12 बजे हुए हैं। नोबडी न्यू व्हाट ही वाज स्पीकिंग, नोबडी न्यू व्हाट्स हैपनिंग एंड हिज एक्सेंट, ही सेज, उनका जो स्पीकिंग स्टाइल था, ही सेज मतलब वो तो अलग ही लेवल पे था। ही सेज आप चाह कर भी उनकी इंग्लिश को नहीं समझ सकते कि वो बोल क्या रहे हैं। ही सेज और उनकी स्पीच अप्रोक्सीमेटली कुछ 1 घंटा चलती है और उसके बाद पोएट चले जाते हैं और हम लोग भी डिस्पर्स कर जाते हैं, यानी वेंट अवे। ही सेज और हम लोग भी चले जाते हैं इन अटर बैफलमेंट, इन अटर, आप कह सकते हो कि एक शॉक कि भाई क्या हो गया, ये हम कर क्या रहे थे, क्या हो रहा था, ये हमें तो कतई कुछ समझ नहीं आया। तो यानी ये आदमी आया, स्पीच दिया और स्पीच देकर चला गया। उनके दिमाग में यही सवाल था कि एक इंग्लिश पोएट को एक ऐसे फिल्म स्टूडियो में बुलाने की जरूरत ही क्या थी जहां पर तमिल फिल्म्स बनती हैं। इसे जो लोग अच्छी जिंदगी जी भी रहे हैं वो इंग्लिश को पढ़ तो लेंगे, लेकिन इंग्लिश की पोएट्री कौन पढ़ेगा भाई। इसे हिंदी की पोएट्री पढ़ी नहीं जा रही, इंग्लिश की पोएट्री पता नहीं हम कैसे पढ़ेंगे। तो एवरीबडी वाज वेरी शॉक्ड, एवरीबडी वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि भाई व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस मैन हियर, व्हाट वाज द यूज ऑफ ब्रिंगिंग दिस मैन हियर। कितना और रहता है यार, हो गया होने वाला है। The poet looked pretty baffled। तो यहाँ पर आपका जो क्या कहते हैं पोएट था, वो भी जब अपनी स्पीच दे रहा वो भी बहुत कंफ्यूज कि क्या हो रहा है। उनको भी लगा होगा कि यार द पीपल ऑफ द इन शेयर इनकॉन्ग्रुइटी, मतलब आप कह सकते हो कि क्लियर डिफरेंस, उनको भी यहाँ पर वो क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा कि लोगों को एक अक्षर समझ नहीं आ रहा है कि जो भी वो अपनी कहानी एंड थ्रिल्स एंड ट्रैवल्स, बेसिकली अब अपनी स्टोरीज और अपनी आप कह सकते हो कि आइडियाज बता रहे थे इंग्लिश पोएट्री के बारे में, वो किसी को समझ में नहीं आ रहे थे। उनकी जो विजिट है बच्चे वो हमेशा के लिए एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन के रह गई। तो ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, बट माई कन्विक्शन ग्रू स्ट्रॉन्गर दैट डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस। और इसे उसके बाद मैंने ये चीज ना, ये कन्विक्शन, इसे ये आइडिया जो है ये मेरे दिमाग में पक्का होता गया कि प्रोज राइटिंग, ठीक है, प्रोज राइटिंग बेसिकली स्टोरी लिखना जो है वो एक ट्रू जीनियस का काम नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान एक्चुअली जीनियस है तो वो कभी भी जिंदगी के अंदर स्टोरी राइटिंग नहीं करेगा। हाँ बेटा चैप्टर लंबा है पर होने वाला है खत्म। He says ये एक पेशेंट इंसान के लिए है, ठीक है। स्टोरी राइटिंग कोई पेशेंट इंसान करे, कोई परसिस्टेंट इंसान करे, बेसिकली कोई एक ऐसा इंसान जो स्टोरी राइटिंग के लिए डिटरमिन्ड हो, ऐसा इंसान काम करे। इसे उसका हार्ट इतना श्रंकन होना चाहिए, उसका दिल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसका दिल किसी भी चीज से ना टूटे। बिकॉज बहुत बार बच्चे स्टोरी राइटिंग में ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करके चीजें लिखते हो लेकिन सामने वाले को आपकी स्टोरी से पसंद नहीं आती। He says एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर सके। उसके लिए रिजेक्शन डजंट मीन एनीथिंग कि अरे भाई लेट्स सी, हो गया तो हो गया, वील सी टू द नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं तो फिर और कभी सही, वील बी एबल टू डू इट। He says at once he sets about making a fresh copy of a long prose piece and send it on to another editor and closing postage for the return of the manuscript। He says एक ऐसा इंसान होना चाहिए कि जो फेलियर के आगे हार ना माने। अगर उसको लगता है कि हाँ मेरी राइटिंग इस बार एक्सेप्ट नहीं हुई तो वो वापस से मेहनत करे, वापस से लिखे, वापस से कॉपी भेजे ताकि एडिटर जो है वापस से उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट को, बेसिकली आप कह सकते हो उसकी रॉ राइटिंग को पढ़े, उसकी रॉ राइटिंग फाइल को पढ़े और बताए कि भैया ये काम अच्छा किया या नहीं। तो बेसिकली वो कहते हैं राइटिंग करने के लिए, स्टोरी लिखने के लिए पेशेंस चाहिए, बहुत बारी आपके काम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ही सेज इट वाज फॉर सच पीपल कि, और ऐसे ही लोगों के लिए द हिंदू ने एक छोटी सी अनाउंसमेंट दी थी, एक छोटे से कॉर्नर में एक अनइम्पॉर्टेंट पेज पर एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट के बारे में, जो एक ब्रिटिश पीरियोडिकल, मतलब हर महीने महीने आने वाली किताबें, जिसका नाम था दी एनकाउंटर, उस दी एनकाउंटर नाम के मैगजीन के लिए एक स्टोरी कंपटीशन होने वाला था। और वो स्टोरी कंपटीशन के बारे में लिखा कहाँ था? द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर एक छोटी सी अनाउंसमेंट, एक बड़े ही छोटे से कोने में, एक बड़े ही छोटे से एक बड़े ही अनसिग्निफिकेंट पेज के ऊपर वो अनाउंसमेंट लिखी हुई थी, ठीक है।
Of course, encounter wasn't a known commodity among the Gemini literate. तो इसे उस समय पे Gemini स्टूडियो के लोगों के अंदर ये एक फेमस बुक तो थी नहीं, लोगों को पता नहीं था। इसे अगर मैं पहले जानना चाहता था इस पीरियोडिकल के बारे में, बेसिकली आप कह सकते हो इस मंथली मैगजीन के बारे में, कि भैया मैं लिख दूं बाद में मेरा काम वेस्ट हो जाए, तो उन्होंने देखा कि भैया ये कहाँ से किताब आई है, क्या है, तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा खर्चा, एक मैन्यूस्क्रिप्ट भेजी इंग्लैंड के अंदर। In those days, British Council Library had entrance with no long-winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. He says उन दिनों में जो लाइब्रेरी होती थी ना, उसके ऊपर कोई बड़े बड़े बोर्ड्स नहीं लगे होते थे, ठीक है, उसके ऊपर कोई बड़े बोर्ड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं होता था, कोई साइन बोर्ड्स नहीं लगते थे। तो जब आप ऐसे जगहों पर एंटर करते थे, आपको ऐसा लगता था कि आपको किसी प्रोहिबिटेड एरिया में एंट्री ले रहे हो, आप किसी ऐसे एरिया में एंट्री ले रहे हो जहां पर आपकी एंट्री अलाउ नहीं है। इसे अगर वहां पर जब मैं गया तो वहां पर मैंने दी एनकाउंटर की कॉपीज पढ़ी हुई देखी, ठीक है, उसने अलग अलग कोई नई पुरानी नॉवेल्स पढ़ी थी और रीडर्स ने उस नॉवेल को टच ही नहीं किया था। इसे जब मैंने उस टाइम पे वहां पर एडिटर के नाम को पढ़ा, एडिटर का नाम क्या है, तो इसे मेरे दिल में एक घंटी बजी एंड इट वाज द पोएट हु हैज विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज। ही सेज मेरे दिल में हुआ देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार, झलका आंखों से गिटार, दिल में बजी गिटार, आ रहा जीने का मजा रे। अब कैसे हुआ इसको, बिकॉज जब इसने ये देखा कि यार ये तो वही आदमी है, अरे ये तो जिंदा है, ये तो वही आदमी है जो मुझे जेमिनी स्टूडियोज में एडिटर आए थे, उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई पुराना बिछड़ा भाई उनको वापस मिल गया है, क्योंकि वो आदमी की आइडेंटिटी आज तक डिस्क्लोज नहीं हुई थी। और जब उन्होंने इसको देखा, जब उन्होंने ये न्यूज़पेपर देखा तो इनको रियलाइज हुआ कि अच्छा बेटे ये था वो। एंड आई सैंग एज आई सील्ड द एनवेलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस। और उसके बाद उन्होंने वो एनकाउंटर का एड्रेस लिखा, बिकॉज उनको ऐसा लगा कि चलो वाह, मेरे को पता तो लगा कि वो आदमी कौन है, और कहीं ना कहीं उनके मन में वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आई कि यस, अब मैं इन्हें ये लेटर भेज सकता हूँ, अब मैं दी एनकाउंटर के अंदर अपनी स्टोरी पोस्ट कर सकता हूँ। I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brothers of the Indian film discover each other by singing the same song in the first reel and the final reel of the film. अब वो कहते हैं कि मैं मन में सोच रहा हूँ कि वो भी शायद सेम गाना गा रहे होंगे जैसे उन्होंने भी अपना कोई भाई खोया होगा। इसे बिकॉज इंडियन फिल्म्स में क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को डिस्कवर कैसे करते हैं, सेम गाना गा के। मेरे करण अर्जुन आएंगे, इसे पहला रील में और लास्ट रील में दोनों के दोनों भाई एक ही गाना गा रहे होते हैं। तो इसे मुझे भी ऐसा लगा कि जब वो देखेंगे कि मैं आ गया हूं तो वो मेरे लिए भी गाना गाएंगे। इसे जब वो आदमी था कौन, स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन, दैट वाज हिज नेम। इतने सालों बाद मुझे पता लगा कि वो आदमी कौन था। उस आदमी का नाम था बच्चे स्टीफन स्पेंडर। Years later, when I was out of Gemini Studios, अब वो बताते हैं बहुत सालों बाद जब मैंने Gemini Studios छोड़ दिया, अब मेरे पास जब ना तो ज़्यादा टाइम, मेरे पास टाइम बहुत था लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं था, तो कोई भी चीज़ जो कम प्राइस पे होती थी उस पर मेरी नज़र चली जाती थी, क्योंकि मैं मित्सी नोहारा बन चुका था। ठीक है, ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस एक पाइल ऑफ न्यू ब्रांडेड बुक्स जो थी वो 50 पैसा ईच के लिए मिल रही थी। He says actually there were the copies of the same book। तो वो कहता है कि वो रियल बुक्स नहीं थी, वो फर्स्ट कॉपीज थी किताबों की, जिनका एक ऑफ एन एलिगेंट, आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ अ ब्यूटिफुल पेपरबैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, बेसिकली ओरिजिनल बुक्स की कॉपी थी, स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। तो इस चीज के उपलक्ष्य पर, रशियन रेवोल्यूशन के उपलक्ष्य पर इनको सस्ती किताबें मिल रही थी। तो उन्होंने 50 पैसा दिया और एक किताब उठाई। अब उन्होंने जो किताब उठाई बच्चे, उसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। बहुत जरूरी, उन्होंने जो किताब उठाई बच्चे, वाह बेटा अंजलि, तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात इस किताब की ये थी कि उन्होंने जो किताब उठाई द गॉड दैट फेल्ड, इसके अंदर जब उन्होंने किताब को खोला तो भैया वो देखे कि इसमें क्या है, द 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, आप कह सकते हो कि 6 फेमस आदमियों की फोटो उसके अंदर लगी थी, जिसमें 6 सेपरेट एसेस थे जो डिस्क्राइब करते हैं उनके जर्नी इनटू कम्युनिज्म, कि किस तरीके से ये लोग कम्युनिज्म को फॉलो करें एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, और किस तरीके से फिर दे
केम आउट ऑफ इट एंड आउट ऑफ विच दे रियलाइज कि यही रियलिटी है. नाउ द गॉड दैट फेल्ड, बेसिकली यहाँ पे गॉड वो रेफर करते हैं कम्युनिज्म को, कि उनको लगा कि कम्युनिज्म बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म इज नॉट गुड. एंड ये लोग थे बच्चे एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर. अब वापस से ये नाम आता है स्टीफन स्पेंडर. अब क्या करें, दे अगेन हैव दिस नेम कॉल्ड द स्टीफन स्पेंडर. अब वापस से इसके दिल में गिटार बजा. अब उसे याद आता है, ओ भाई वही स्टीफन स्पेंडर. सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस, क्योंकि वही है, एक बहुत ज्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस उस बुक की उसके दिमाग में आ गई. द रीजन बीइंग कि स्टीफन स्पेंडर जो द एनकाउंटर का एडिटर, स्टीफन स्पेंडर वही इंसान जो वहां आया था, और वहां पर बच्चे बात चल रही थी कम्युनिज्म की, कि कम्युनिज्म के फेवर में कौन है और कम्युनिज्म के अगेंस्ट कौन है. तो देखा जाए तो स्टीफन स्पेंडर को भी वहां पर इसीलिए बुलाया गया था ताकि वो भी कम्युनिज्म के अगेंस्ट अपने व्यू पॉइंट्स जेमिनाई स्टूडियो में रख सके, क्योंकि जेमिनाई स्टूडियो के लोग वर एब्सोल्युटली अगेंस्ट कम्युनिज्म. Stephen Spender, the poet who visited Gemini studio. In a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by hazy illumination. यानी आप कह सकते हो hazy का मतलब है blur लाइट्स. ही सेज अभी तक मेरे दिमाग में जो चीजें अनक्लियर थी, ही सेज मेरे दिमाग में जो कंफ्यूजन थी कि ये आदमी, ठीक है, ये बहुत अच्छा एडिटर होगा, बहुत अच्छा पोएट होगा, ये वहां क्यों आया था. तो ही सेज मेरे दिमाग में वो जो डाउट्स थे, वो जो इश्यूज थे, वो क्लियर हो गए, और अब मुझे समझ में आया कि इस आदमी को वहां पर क्यों लाया गया है. वाई वॉज ही ब्रॉट हियर. द ओनली रीजन टू ब्रिंग दैट मैन देयर वॉज क्योंकि वो भी कम्युनिज्म के अगेंस्ट था, और शायद वो भी कम्युनिज्म के अगेंस्ट ही बोलने आया था. द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनाई स्टूडियो वाज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री. सर अब मुझे समझ आया कि वो वहां क्यों आए थे. जो बॉस थे जेमिनाई स्टूडियो के मे नॉट हैव मच टू डू विद स्टीफन स्पेंडर्स पोएट्री बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड. may not have much to do with spirit but not with this. Okay, he says कि although वो वहां पर उनको उनकी पोएट्री के लिए नहीं लाए थे, उनका अंडरलाइंग रीजन जो था, उनका हिडन रीजन जो था बच्चे, वो था काउंटर कम्युनिज्म मूवमेंट. वहां पर क्योंकि स्टीफन स्पेंडर भी यही कहते हैं कि कम्युनिज्म में वो फेल हो गए, उन्हें अच्छा नहीं लगा कम्युनिज्म में को फॉलो करना, कम्युनिस्ट बनना उन्हें खुद को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा द गॉड दैट फेल्ड. तो उसी लिए वो उनको वहां लाया गया था ताकि वो लोगों के मन में कम्युनिज्म के जो एंटी कम्युनिज्म की फीलिंग को बढ़ा सकें. ठीक है, तो इसीलिए स्टीफन स्पेंडर को वहां पर उस दिन लाया गया था. और इसी के साथ बचे द पोएट्स एंड पैनकेक्स हो जाता है खत्म. एंड ऑफिशियली वी हैव एंडेड क्लास 12 सिलेबस. तो भैया तालियां हो जाए आप सबके लिए, एकदम मजेदार तरीके से सिलेबस हो गया है खत्म. सो फाइनली बच्चों सिलेबस को कर दिया है हमने डन. सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. पता नहीं यहाँ क्या वाइब्रेट कर रहा है, इतनी देर से समझ नहीं आ रहा. ठीक है, किसी को कोई डाउट्स हैं तो मेरे को डाउट सेक्शन में बताओ, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ. अब एक सवाल कई बच्चे ने मेरे से पूछा था, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट है, तो एक बार एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि मैम इस चैप्टर का नाम पोएट्स एंड पैनकेक्स क्यों रखा गया है. बिकॉज बेटा पूरी पोम में आपको बहुत सारे पोएट्स का नाम देखने को मिलता है, भले ही वो सुब्बू हो, भले ही वो आपके क्या कहते हैं स्टीफन स्पेंडर हो, और बहुत सारे पोएट्री के बारे में बात करी गई है. बिकॉज जेमिनाई स्टूडियो वाज फेमस फॉर 2 थिंग्स, पैनकेक द मेकअप ब्रांड विच दे यूज्ड, एंड सेकेंडली द पोएट्स विच वर देयर इन दी सोसाइटी. ठीक है, क्लियर हुआ बेटा. ग्रामर पोर्शन अंकिता मैं विजेता में कराऊंगी सीधा लास्ट लेक्चर वाले दिन. अब आ जाओ बच्चे, कुछ पोल्स करते हैं, फिर आपके सिलेबस को एंड करेंगे, और इसके बाद आपकी रिवीजन क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी. स्केड्यूल आपके पास शेयर हो जाएगा. आरटीसी आएगा क्या बेटा? जरूर आएगा. गुड इवनिंग बेटा. सोफेस्टिकेशन मतलब एलिगेंस और वो इज्जत और वो सुंदरता. लाइक आई एम वेरी सोफेस्टिकेटेड, मतलब मैं बड़ी ही ऊंचे घराने की हूँ, लाइक दैट टाइप. सुब्बू ही लॉयर था? नहीं बच्चे, सुब्बू लॉयर नहीं थे. लॉयर अलग, जैसे इनके स्टोरी डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग थे. ठीक है, स्टोरी डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग थे, जिसमें से एक सुब्बू था, एक लीगल एडवाइजर था, और उसके अलावा बच्चे बहुत सारे पोएट्स थे. बेटा पोशंस एंड लोशंस मतलब मॉइस्चराइजर, प्राइमर, क्रीम, हाइलाइटर, अलग अलग चीजें मुंह पे लगाना. डाउट नहीं है? अरे भाई डाउट नहीं है क्या किसी को?
चलो फिर पोल करते हैं, आ जाओ। अरे भाई साहब छोटा करो इसको। हाँ क्या वाइब्रेट हो रहा है यहाँ? बेटा क्लास में टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन अभी तुम्हारी दूसरी क्लास भी है एंड आई फील वेरी हैप्पी कि ये चैप्टर टाइम से निपट गया। आई वॉज रियली वेरी स्केयर्ड कि पता नहीं ये टॉपिक आज नहीं खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, पर लकीली हमने हमारे परिश्रम के सिलेबस को एकदम शटैक करके निपटा दिया है। मजा आ गया। Even this is one of the most interesting and the most what can I say, the best batch I have taken till date. मतलब परिश्रम तो पढ़ाकर मुझे इतना मजा आया ना, I cannot tell you how good you guys have been. चलो सवाल है, what does this book My Years with Boss talk of? तो बच्चे ये आप लोगों को याद रखना है, अशोका मित्रन ने ये किताब लिखी थी, ठीक है। अशोका मित्रन ने ये किताब लिखी थी और उस किताब का ही ये पार्ट है, तो जिसमें वो बताते हैं हिज जॉब एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हिज बॉस हिज एनवायरनमेंट। बेसिकली वो अपनी जॉब के बारे में बात करते हैं इस मूवी के अंदर। इम्पैक्ट ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ना भाई, डी है। एक सेकेंड, ये मेरे पास अबाउट द ऑथर में लिखा हुआ है, एक मिनट। हाँ ठीक है, डी है, ये लिखा बच्चे। टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरीडे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे। 75% बच्चे, सोनित, साक्षी, कौरपरनीत, सुमेर एंड आर्या। बढ़िया। ओ भाई 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 भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर था। अगला सवाल, व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल एट जेमिनी स्टूडियो यूज्ड? क्या बज रहा है, क्या बज रहा है? इरिटेट हो रही हूं मैं इस आवाज से। देयर इज अ कांस्टेंट हमिंग इन आवर क्लास। नहीं बच्चे, मैंने ये बात अभी तक किसी क्लास में बोली नहीं है सुहानी, सच्ची। मेरी एक क्लास है उड़ान 2.0 10th में, दैट वाज अ वेरी सुपर बैच, बहुत मजा आया मुझे उसको पढ़ाकर, बट उससे ज्यादा मजा मुझे तुम लोगों को पढ़ाकर आया, क्योंकि तुम ये 12th है ना, 12th वैसे भी मेरी फेवरेट है, मुझे 12th पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो यस, 12th इज माई एब्सोल्युटली फेवरेट। ये देखिए बच्चा लिख रहा है, मैम आई मिस यू, शादी मुबारक हो। बेटा अभी मेरी शादी में बहुत टाइम है। थैंक यू बेटा अनुराग। चलो, तो आप लोगों को पता है जो मेकअप ब्रांड इन लोगों ने यूज किया था उसका नाम है पैनकेक। ना तो वो मैनकेक था, ना वो फैनकेक था, ना वो लैटिन केक था, वो पैनकेक था। ऑप्शन ए। 94% बच्चे, हर्षित, गौरव, सोनित, गुनगुन और आर्या। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखते हैं बच्चे अगला सवाल, What does he bring to the notice of the readers through this write-up? तो यानी हमारे जो अशोका मित्रन है वो यहाँ पर हमारे सामने इस राइटअप के साथ क्या लेकर आए? What has he shown us through this write-up? Movies and different roles, heroines and their tantrums, heroines and makeup, या independent India and its infancy? इंडिया जस्ट अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ ही था और उसने किस तरीके से मूवीज के अंदर क्या बज रहा है भाई यूटिलाइजेशन करी थी। आई एम रियली इरिटेटेड विद दिस हमिंग, कॉन्स्टेंट हमिंग साउंड। ये कहाँ से आ रही है समझ सा नहीं आ रहा यार। थैंक यू बेटा अमित। चलो भाई, just in the way you guys have exam, even I have my exam tomorrow, probably my last exam। उसके बाद देखते हैं क्या होता है मेरी जिंदगी में। I'll be going ahead for PhD then। देखो बाकी क्या रहता है कल। चलो नहीं बच्चे, इट इज इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स इन फैंसी। ऑप्शन डी। मूवीज एंड डिफरेंट रोल्स नहीं आ सकता बच्चे। ऑप्शन डी। 46%, सुमेर, अंसारी, आर्या, संस्कृति, राबिया। और कितने क्या बच्चों ने करे? 36। कैसे डिफरेंट रोल्स इन मूवीज कैसे हो सकता है भाई? अबाउट द ऑथर पढ़ना एक बार।
चलो बिना पोल के कर लो, अगर पोल नहीं चल रहा बच्चे तो। ये आपको बताना है एज पर अशोका मित्रन। मैं पोल नहीं कंडक्ट करा रही क्योंकि पोल नहीं चल रहा है सही से। अशोका, मैं पोल नहीं करा रही बच्चे बिकॉज पोल नहीं चल रहा है। तो आप लोग मुझे बिना पोल के बता दो कि सुब्बू को नंबर 2 जेमिनी स्टूडियो में क्यों बोला जाता था। अगर तो बात की जाए बिकॉज ऑफ ऑफिस बॉय, तो ये ऑफिस बॉय के हिसाब से ये ऑप्शन था। ऑफिस बॉय का मानना यह था कि भैया वो बॉस की बहुत तारीफें करता है तो बॉस ने उसे नंबर 2 पे रखा हुआ है। लेकिन एक्चुअली वो क्यों जाना जाता था बच्चे, वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स के लिए जाना जाता था। अब इस चैप्टर में बच्चे इंपॉर्टेंट क्या है वो लिख लो। इस चैप्टर में सुब्बू इंपॉर्टेंट है, सुब्बू का कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HIE जो हायरार्की है आपकी एट मेकअप डिपार्टमेंट वो जरूरी है, ठीक है। मेकअप डिपार्टमेंट में हायरार्की जरूरी है आपके लिए। तीसरा बच्चा आप लोगों के लिए जरूरी है MRA मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी यहाँ क्यों आई थी। चौथा बच्चे स्टीफन स्पेंडर का पूरा इंसिडेंट, ठीक है। स्टीफन स्पेंडर कौन था, वो क्यों आया, यहाँ पर क्या हुआ, वो सब जरूरी है, ठीक है। तो बच्चे ये 4-5 चीजें हैं। और यहाँ पर बच्चे टाइटल, इसमें जो टाइटल है पोएट्स एंड पैनकेक्स, इसको एक्सप्लेन करने को आ सकता है कि इस चैप्टर का नाम रखा गया है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये बताओ कि ये चैप्टर का नाम क्या इसके लिए सही है। तो हाँ बच्चे, ये चैप्टर का नाम बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे पैनकेक मेकअप ब्रांड ये लोग ट्रकलोड्स में यूज करते थे और पोएट्स में आप लोग स्पेंडर और सुब्बू को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। थीम बेटा इस चैप्टर का यही है, टू टेल पीपल अबाउट हाउ दी मेकअप डिपार्टमेंट्स एंड व्हाट आर द बिहाइंड द सीन्स ऑफ एवरीथिंग दैट कम्स अप इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा मैं क्या खाती हूँ, मैं बहुत सारा खाना खाती हूँ और कुछ नहीं खाती मैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फाइनली बच्चे हम लोग बढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, सॉरी लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बैच का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारी क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। ये बच्चे लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 7:16 ऑलरेडी हो गए हैं, लास्ट में पोल करा दिया है, देखने के लिए चल जाता है तो बढ़िया, नहीं चलता तो छोड़ देंगे। बेटा मैं जिस स्टूडियो में हूँ मुझे कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ वो वीडियो कॉल होती है नहीं होती है। शायद इस वाले स्टूडियो में ना वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, पर मुझे टाइम दो मैं पूछ लेती हूँ। इसमें वीडियो कॉल होती है यहाँ वाले में, ठीक है। तो ये वाले के बाद कर देना, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो कॉल ही करनी है। लेकिन आई एंड द वीडियो कॉल एट शार्प 7:26, ठीक है। बात होगी नहीं होगी क्योंकि इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है, उससे पहले आई नीड टू एंड दिस लेक्चर, ठीक है। तो बच्चे करेक्ट आंसर है कि बंगाली, बंगाली के बाद आ गए थे महाराष्ट्रियन। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। आ जाओ देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया। 72 समृद्धि, राबिया, हर्षित, गुनगुन और आर्या। अब लीडर बोर्ड भी देख लो, फाइनल लीडर बोर्ड है, लास्ट लीडर बोर्ड। आर्या, राबिया, सुमेर, अंसारी, मुश्तबा अली, गौरव, अंजलि, गुनगुन, स्मिता, कंचन एंड आदित्य सिंह। चलिए अब इसी के साथ बच्चे फाइनली आप लोगों के साथ एक वीडियो कॉल कर लेते हैं क्योंकि वीडियो कॉल के बाद हमें छुट्टी करनी है आप लोगों की, क्योंकि आपकी अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है। क्या करूं, अलाउ एक्सेस क्या, तो फिर क्या करना है, हो पाएगा एक बार बता दो। नहीं होगा इधर, कैंसिल कर दो, खत्म है, लास्ट ही लेक्चर है। तो अनफॉर्चुनेटली बच्चे इस वाले स्टूडियो में वीडियो कॉल नहीं हो सकता। तो बेटा समरी नोट्स आ गए, समरी नोट्स डलवा चुकी हूँ, इस चैप्टर के भी समरी नोट्स डल जाएंगे और सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, सबके समरी नोट्स डल गए हैं, आप लोग एक्सेस कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली वीडियो कॉल नहीं हो सकता बिकॉज एक्सेस नहीं है इस वाले स्टूडियो में वीडियो कॉल का, तो रह गया हमारा वीडियो कॉल। पर कोई नहीं, हमारे पास टाइम होगा वीडियो कॉल करने का। अब एक बार आप सब लोग मुझे बता दो, फाइनली किसी को कुछ भी सिलेबस में डाउट है तो वो खत्म करते हैं और अपनी क्लास को भी खत्म करते हैं फाइनली। चलिए एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए कि कोई डाउट अगर किसी को रह गया हो तो। तुम तो बाय कर दी हो, पर एनीवेज बाय करना ही है। थैंक यू बेटा शनाया।
तो फाइनली बच्चों हम लोग एंड कर चुके हैं हमारे सिलेबस को. इट हैज बीन अ स्प्लेंडेड एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड इसी के साथ फाइनली हम लोग आ गए हैं on the last slide of the last lecture of your class 12th, last year of your school life के last class के last batch में. So thank you all for being very patient and being so good. I hope you guys have understood the chapter and the chapters and the syllabus. It has been a great experience with all of you. और मिलती रहूंगी मैं तुम लोगों को. अभी तुम लोगों ने अभी आई नॉट टेल यू व्हाट्स द सीक्रेट. अभी मैं मिलूंगी तुम लोगों को फिर से, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू लीव स्टूडेंट्स. तो अभी विजेता में मिलते हैं कल. अभी विजेता में हम लोग मिलते रहेंगे. इंग्लिश का सिलेबस हम लोग खत्म कर चुके हैं. टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड, टू लर्न, टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. सिलेबस हमने खत्म कर दिया बच्चे. बिल्कुल लास्ट लेसन एम हैमर की तरह आज हमने पढ़ाया है और तुम लोगों ने बिल्कुल फ्रांस की तरह पढ़ा है. बिल्कुल सीरियसली, क्लास में कोई शोर नहीं था. तो हम लोग यहाँ पर एक और चीज लिख जाते हैं बिल्कुल एम हैमर की स्टाइल में. तो बच्चे हमारे लिए भी इट इज चलो हम भी क्लास को ऐसे ही डिसमिस करेंगे बिल्कुल एम हैमर स्टाइल में. We will ask students, तो long live students, all the very best. Hope you guys score very good marks. All the very best for your board examination. बहुत अच्छे से अपने पेपर्स को देकर आना. बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हिंट्स मैं आप लोगों को आपकी विजेता सीरीज में देती रहूंगी. वहां पर हम लोग मिलते रहेंगे. एंड टेक दिस अपॉर्चुनिटीज एज योर बेस्ट टाइम. इसके बाद ये समय वापस नहीं आएगा. एंजॉय योर स्कूल लाइफ जितनी भी बची है, ठीक है. एंजॉय योर फेयरवेल, एंजॉय योर स्क्रिबल डे, एंजॉय योर लाइफ और लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ इन योर कॉलेज डेज, ठीक है. अब आप लोगों को मिलेंगे वापस से, देखते हैं प्रोबेबली थोड़ा टाइम और फिर से कुछ ना कुछ लेकर आप लोगों के लिए. तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो. ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. बहुत अच्छे नंबर लेकर आना और बताना आगे तुम लोगों ने कैसा स्कोर किया, ठीक है. सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन. थैंक यू एंड अ फाइनल गुड बाय. बाय बाय एवरीवन.